हेलो टेंथीज। तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग करने वाले हैं क्विक रिवीजन, मतलब कि वन शॉट वीडियो, जैसा कि हमने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, जिसमें हम केमिस्ट्री के ऑलरेडी आपको वन शॉट वीडियो चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी, और अब हम आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो भी बहुत ही कम टाइम पे। चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला जो कंसेप्ट है वो है चार्ज। चार्ज आप सबने पता है कि चार्ज क्या होता है, क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज है क्या? एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, राइट? ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो क्या चार्ज कुछ अलग से चीज होती है? नहीं, एक्चुअली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके। आउटर मोस्ट लेयर पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जीज, वो एक दूसरे पे ट्रांसफर होते रहते हैं, ओके। और चार्ज की एक और प्रॉपर्टी हम लोग जो बेसिकली क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव मतलब सेम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट है तो अट्रैक्ट करते हैं। खैर, तो चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है। क्या पढ़ा? चार्ज होता है Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको पता है। और इसको डिनोट करते हैं Q से। इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से, ठीक है। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया बात है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक यूनिट वायर है, कोई एक यूनिट लेंथ की वायर है, कोई भी L लेंथ की वायर है, और इसमें मुझे 3200 कूलम का चार्ज फ्लो कराना है, ओके। तो मुझे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ने वाली है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 3200 कूलम है, चार्ज दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले जा सकते हैं। क्या? N इज इक्वल टू Q अपॉन में E निकाला जा सकता है, ओके। तो चलो करते हैं जरा। Q की वैल्यू कितनी है? 3200, और अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो। सॉल्व करोगे एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, यहां से एक पॉइंट हट गया ठीक है। ये कितना आ गया? 2 1 2 3 0 कैरी किए, ये हो गया 2000, ये हो गया, और इनटू में 10 टू द पावर 19 कूलम ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 0 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 20 21 22 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर मुझे किसी एक यूनिट लेंथ वायर में मुझे 3200 कूलम का चार्ज फ्लो कराना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प चाहिए होगी? 2 इंटू 10 टू द पावर 22, मतलब 2 के बाद 22 बार जीरो लगा लो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे फ्लो करने के लिए, ठीक है। आई होप कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक। चलिए, चार्ज के बाद हम लोग बात करेंगे कि करंट क्या होता है। करंट की जो बेसिक डेफिनेशन है उसी पे हम लोग बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर बात नहीं करनी है। तो जो करंट की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट लग गया तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में जितना इलेक्ट्रॉन या चार्ज पास होता है, चार्ज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पास होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू Q बाय T। देखिए, अगर आपको फॉर्मूले तैयार है तो कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं पहले फॉर्मूले मुझे तैयार करने, तो इससे पहले एक वीडियो मैंने दिया था जिसमें कि जितने भी चैप्टर हम लोग 4 चैप्टर करने वाले हैं उनके सारे कंसेप्ट और जो फॉर्मूले हैं उनका क्विक रिवीजन दिया था। मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 30 मिनट का वीडियो होगा, जिसे हम लोग माइंड मैप वीडियो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स का माइंड मैप मैंने आपको कराया था उसमें। तो फॉर्मूले आपको अगर देखने हैं वन शॉट में तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल करंट इज इक्वल टू Q बाय T। बहुत बढ़िया बात है। Q क्या होता है? Q होता है चार्ज, कूलम्ब मुझे पता है, और टाइम का सेकंड ये भी आपको पता है, तो कूलम्ब पर सेकंड, और इसी को बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि किसी भी वायर में इतने मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस मिली और माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एम्पियर में। और ये प्रॉब्लम कब फेस करेंगे? अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपको आगे सामने आपके पेपर में आता है। क्या होता है इसको चेंज करने के लिए? आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अगर 1 मिली एम्पियर की बात करें, मिली एम्पियर की बात करता है, तो वो होता है 10 टू द पावर माइनस में 3 एम्पियर, ठीक है। मतलब कि अगर कोई मिली एम्पियर में वैल्यू दी है, मैग्नीट्यूडनल वैल्यू, तो वहां पर क्या करना है? 10 टू द पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो एम्पियर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज दैट मैं कहता हूं कि 2 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इस 2 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए 2 में किसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? -3 का। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, फिर एक और इसका छोटा भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एम्पियर
माइक्रो एम्पियर। ओके, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू सेम वैल्यू कहता है कि 2 माइक्रो एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज तो मुझे एम्पियर में इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्पियर में। मतलब 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये आप लोग कंसेप्ट एक या मैक्सिमम 2-3 बार ये ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे। ये लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको सारे कंसेप्ट तुरंत रिवाइज होंगे, तुरंत रिकैप हो जाएगा और ये आपके स्कोर बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। आप भले ही उसकी स्पीड बढ़ा लो तब भी आपको समझ में आएगा। चलो फिलहाल तो मैं खुद ही अपनी स्पीड 2x रख रहा हूं। चलो ये समझ में आ गया, करंट समझ में आ गया। फिर इसके बाद हमने सीखा कि करंट फ्लो कैसे होता है, कैसे किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट के चलने की बात आती है तो हमने सीखा था कि अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में करंट को ले जाना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, एक लो होना चाहिए, एक हाई होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पाइप में वाटर हमने फिल कर रखा है तो पाइप किधर बेंड करोगे उधर ही पानी फ्लो होगा, मतलब एक हायर टू लोअर। तो इसके लिए एक कंसेप्ट सीखा था जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दो टर्मिनल के बीच में उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि करंट को फ्लो करने का एक तरीका। अगर मैं इसको आपको याद दिलाऊं तो आपको शायद याद आ रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अगर किसी भी एक टर्मिनल में वर्क डन जो हो रहा है चार्ज को ले जाने में, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज दैट कि एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल बी है। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, और ये मैंने एक टर्मिनल ए बना दिया, एक टर्मिनल बना दिया बी, ठीक है। अब ए से चार्ज को ले जाने में, ठीक है, ए को चार्ज से ले जाने में जो भी वर्क हो रहा है उसे ही हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब W/Q। ओके, अब डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा प्लस यहां पर जो पोटेंशियल होगा उसी का डिफरेंस क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की कोई बात करता है तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना होगा दैट इज V = W/Q, वर्क डन टू कैरिंग चार्ज। ओके, वर्क की SI यूनिट क्या होती है? वर्क की होती है जूल, और चार्ज की क्या होती है? कूलम, मतलब जूल पर कूलम, इसकी SI यूनिट हो गई। और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं वोल्ट से। किससे डिनोट करते हैं? वोल्ट से, और कैपिटल V इसका सिंबल बनाया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया हुआ। तो हमने 3 कंसेप्ट सीख लिए। एक तो हमारे पास चार्ज था, रिवाइज कर लिया, करंट था, रिवाइज कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने रिवाइज कर लिया। अब बात आती है कि अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कोई रिलेशन है? तो ऑफ कोर्स है, आप सबने पढ़ रखा हुआ है ओम्स लॉ। तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिलेशनशिप स्टेबल किया किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। क्या कहा उन्होंने? कहा, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो मैं आपको कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब ये टाइम लिखने का नहीं है, केवल रिवीजन का है, और ये आपको सब कुछ पहले से ही आता है। मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है हमारे बच्चे होनहार हैं, होशियार हैं और 95 के लिए तैयार हैं बिल्कुल। चलो, ओम्स लॉ क्या होता है? कहता है कि अगर मैं फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो यार, डायरेक्टली और इनवर्सली का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सपोज दैट मैं कहता हूं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, तो इसका मतलब जो भी चेंजमेंट फिजिकल क्वांटिटी A में आएगा वही सेम चेंजमेंट B में आएगा। मतलब A इंक्रीज होगा तो B इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर B इंक्रीज करोगे तो A इंक्रीज होगा। तो फिलहाल उन्होंने बताया कि सभी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, ये हो जाएगा हमारे पास क्या? ये हो जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। अब ये डायरेक्टली और इनवर्सली हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू ली जाती है। क्लास 9th में आपने पढ़ा था जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, है ना? क्या आ जाएगी वैल्यू यहां पर? V = I/R। तो यहां पर जो वैल्यू आई वो क्या आई? R। तो क्या R एक कांस्टेंट वैल्यू है? बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का मतलब है कि जितने भी कंडक्टर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उनमें R मतलब रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस जरूर प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
कांस्टेंट का मतलब कभी गलती से ये मत समझना कि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है ना, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। फिलहाल तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। अगर करंट फ्लो होना है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा। जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग तभी चल सकते हैं क्योंकि अर्थ में क्या है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन एज ए समझ लो चार्ज के लिए ये, ठीक है, ओके सॉरी। तो यहां से पता चला V इज इक्वल टू आई आर। मान लीजिए अब एक चुटपुटिया क्वेश्चन में बताता हूं, कहता है कि मान लीजिए करंट है हमारे पास 2 एम्पियर का करंट है और इसके बाद रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 यूनिट का। अभी हमें एसआई यूनिट नहीं पढ़ाई ना मैंने, 1 यूनिट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप सबने पता है V इज इक्वल टू आई आर, 2 into 1 मतलब कि 2, और एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। देखिए क्वेश्चन जब करेंगे ना तो उसमें एसआई यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। एसआई यूनिट लिखने से भी थोड़ा सा इंपैक्ट अच्छा पड़ता है, नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि मार्क्स आपको मिले, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। देखो अगर बहुत तेज हो रहा होगा तो बताइएगा, कंसेप्ट वाइज भी वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आपको एक एक कंसेप्ट के वीडियो हैं और ज्यादा नहीं, केवल मैंने लगभग 3.5 और 4 आवर में मैंने न्यूमेरिकल सहित सब कुछ खत्म करा रखा है। इससे ज्यादा शॉर्ट में नहीं हो सकता, और सिर्फ वही पढ़ा है टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम में आने वाला है। चलो अब जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली एक, ये समझो कि एज अ फ्रिक्शन होता है जो करंट को अपोज करता है। जैसे हमारे चलने के लिए फ्रिक्शन अपोज करता है तो करंट को चलने में अपोज करता है। क्या होता है एक्चुअल, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते हैं तो कोलिजन में एक्शन रिएक्शन होता है। कहां पढ़ा है हम लोगों ने? पिछली क्लास में 9th में। एक्शन रिएक्शन कोलिजन जब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते हैं, जब मूव करते हैं, ओके, तो ड्यू टू कोलिजन उनमें क्या है कि एक एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है जो करंट को आगे बढ़ने से अपोज करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है ओम, और एक ओमेगा सिंबल है, ये ग्रीक वर्ड, उसका इससे डिनोट किया जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में I हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आगे हम लोग देखो यहां पर क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, बट ऐसा नहीं है। जो रेजिस्टेंस है वो इन पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो इसका मतलब फैक्टर्स की बात आती है। तो अब जो इसका अगला टॉपिक है, जो पेपर में 100% पूछे जाने की चांसेस होते हैं, किसी न किसी सेट में क्वेश्चन मिल जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चाहे वो असर्शन रीजन में दे सकता है, या फिर किस में दे सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, या केस बेस्ड क्वेश्चन में भी दे सकता है। देखो तो रेजिस्टेंस ना, पहला फैक्टर है लेंथ। क्या होता है? लेंथ पहला फैक्टर है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सपोज दैट ये एक वायर है, इस वायर में लेंथ L है, तो रेजिस्टेंस मान लीजिए R है। अगर लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो कितना कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास वायर है, वायर में अभी इतना ही अपोजिंग फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही लेंथ बढ़ा दी तो अपोजिंग फोर्स भी तो बढ़ जाएगा। भाई इतनी वायर और बढ़ गई तो इतने में और अपोजिंग फोर्स बढ़ गया। इसलिए कहा जाता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो फैक्टर है वो है एरिया क्रॉस सेक्शनल। तो एरिया क्या होता है आपको पता है कि एरिया क्या होता है, पहले समझो फिर मैं इस टॉपिक में आता हूं। आपने वायर की थिकनेस देखी होगी, ओके, तो थिकनेस ऑफ द वायर, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हमें इसके इस एरिया से कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। कौन सा एरिया देखेंगे? जो इसका फेस होगा ना, माउथ होगा, वो कितना ब्रॉड है, ठीक, इसको बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितना एरिया कम करूंगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो एक गैजेट का नाम आपने सुना होगा क्लास में, फ्यूज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में बहुत थिन वायर लगाया जाता है। इसका रीजन है ताकि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट को अपोज करेगा, और जब ज्यादा अगर करंट होता, इलेक्ट्रिक हैजार्ड या आपके अप्लायंसेस
जो खराब होने से बच जाते हैं, क्योंकि वो वहां से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए थिन वायर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो आगे चलते हैं भाई। आगे जो तीसरी हमारे पास केस है इसका, तो वो होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे भी ये इफेक्ट डालता है, और मटेरियल पे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर का मटेरियल क्या है। ठीक है, इस पे भी क्या डालता है, ये इफेक्ट डालता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस जिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले जरा समझ लीजिए, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया, मिस हो गया था। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम मीटर में। किसमें किया जाता है? एम मीटर में किया जाता है। और एम मीटर को किसमें लगाया जाता है? सीरीज में। किसमें लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस, अब मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस पढ़ाना था। ओके, फिर मैं ये पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पता चले इसका जो एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात ले लीजिए, किसके लिए? वोल्ट मीटर के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करता है वो करता है वोल्ट मीटर। क्या करता है? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को लगाने का तरीका है पैरेलल। पैरेलल एक टाइप होता है किसी भी चीज को कनेक्ट करने का। ठीक है, सीरीज एक टाइप होता है किसी भी चीज को कनेक्ट करने का। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वोल्ट मीटर किस में लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी हाई। मैं ये कहता हूं मस्ट बी हाई, हाई से भी ज्यादा अगर आप कर सकते हैं तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, पैरेलल में लगता है। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया बात, अगर क्लियर है तो चलो। अगर ये चीज क्लियर है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को उठा लो, यहां से इक्वेशन नंबर 2 को उठा लो। तो मैं क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के, और इनटू में 1 में एरिया क्रॉस सेक्शन के। दोनों एक साथ लिख दिए मैंने। ये इसको कंबाइन करके लिखूंगा, तो जब कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन में एरिया। अब फिर देखो एक चीज मिल गया, क्या मिल गया? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन मिल गया। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन से हमको हटा करके कोई भी क्या लाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, और मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले ली, इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और इसको मैं लिख दिया लेंथ अपॉन में एरिया। ठीक है, लेंथ अपॉन में एरिया। ये मेरे पास एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, दैट इज रो एल अपॉन में ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? चलिए मैं थोड़ा इसको अरेज करता हूं और रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दीजिएगा, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन कर लेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिलने वाले हैं। फिलहाल तो जुड़े रहिए, और हाँ शेयर करते रहिए कंटेंट को। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, VITY। ठीक है, ओके। इसका नेचर जरा समझो कैसा होता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कैसे कांस्टेंट होती है? एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल, कॉपर की मान लो, सपोज दैट ये एक वायर है। ठीक है, ये Cu कॉपर वायर है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है 2.6 इंटू 10⁸ यूनिट। अभी मैं ऐसा यूनिट की बात नहीं किया तो मैंने यूनिट लिख दिया यहां पर। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि इस कॉपर वायर के छोटे 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 टुकड़े कर दिए मैंने, 1 2 3 4 5, एक मान लो कर दिया 1 2 3 4 5 टुकड़े कर दिए, तो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? देखो, कुछ बच्चे कहेंगे 2.6 इंटू 10⁸ अपॉन में 5 हो जाएगी रेजिस्टिविटी, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। रेजिस्टिविटी का पहला नेचर है कि कांस्टेंट है। मैंने बताया ना कि ये अब एक्चुअल में कांस्टेंट है ना, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहता है हमेशा किसी भी एक मटेरियल के लिए। सो
इस वाले पार्ट की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी सेम होगी और इसकी भी सेम होगी। रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? बहुत बढ़िया बात। क्या रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखो इसको, इस फॉर्मूले को देखो, इसको अगर ट्रांसपोज किया जाए तो अगर ट्रांसपोज करोगे क्या हो जाएगा? हो जाएगा R इंटू में A अपॉन में L, ये तो हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर एरिया क्या है? यूनिट है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, तो यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। सो रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इज दैट क्लियर? मतलब अभी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा भी जाए कि कभी क्या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस सेम हो सकते हैं किसी वायर के, तो ऑफ कोर्स हो सकते हैं, अगर एरिया और लेंथ क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दी जाए, मतलब यूनिट कर दी जाए, एक सिंगल। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात। अब जरा इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जरा देखो, रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी एसआई यूनिट निकल के आ गई ओम मीटर, ओम मीटर, है ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो रेजिस्टिविटी वाला चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब कुछ चीजें और इसमें क्लियर करनी है। मान लीजिए किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, रेजिस्टिविटी इज टू हाई, तो क्या करोगे? इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है? कंडक्टर है ही नहीं। ठीक है, वो क्या है? इंसुलेटर है। अगर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई कर दी जाती है ना, तो उसमें फिर करंट पास होना प्रॉब्लम करता है। जैसे लकड़ी में कहूं तो लकड़ी की रेजिस्टिविटी बिल्कुल मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा हाई होती है वुड की, या ऐसे बहुत सारे हमारे पास मटेरियल है जिनमें रेजिस्टिविटी तो होती है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन बहुत ज्यादा हो सकती है या तो बहुत कम होती है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल यहां से आता है कि नाइक्रोम वायर को एज ए हीटिंग डिवाइस क्यों लगाया जाता है बल्ब में, या ऐसा क्यों होता है कि हम लोग क्या करते हैं? दो मेटल को एक दूसरे में डिसॉल्व करके, है ना, और कोई भी हीटिंग एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्यों बोलते हैं? तो क्वेश्चन देखो क्या आता है। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि नाइक्रोम वायर एज अ हीटिंग डिवाइस क्यों होती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी उसकी क्या होती है? हाई होती है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, और हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से उसमें करंट ज्यादा देर तक फ्लो होता है, ज्यादा टाइम लगाता है उसमें पास होने में। ठीक है, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, कुछ रेजिस्टिविटी भी कुछ होगी, जिसकी वजह से उसका जो हीटिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछता है? एलॉय के बारे में। जैसे नाइक्रोम की बात की मैंने, उस तरह एलॉय पूछ लिया जाता है। कभी कभी नाइक्रोम ना बोल के एलॉय पूछ लिया जाता है कि हीटिंग डिवाइस में ऑलवेज एलॉय को क्यों रखा जाता है। तो देखो, कोई भी मान लो एक मटेरियल है, कोई दूसरा मटेरियल है, उसकी कुछ रेजिस्टिविटी, इसकी कुछ रेजिस्टिविटी, अब हमने मिक्स कर दी तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो गई? हाई हो गई। फिर वही सेम रीजन। ठीक है, इसलिए एलॉय का यूज हीटिंग डिवाइसेस में किया जाता है। ध्यान रखिएगा रेजिस्टिविटी से। बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, सिल्वर समझते हैं ना, चांदी। लेकिन अब अगर चांदी की तारें लगी होंगी तो भाई साहब आधी तो आप लोग खुद ही नोच ले जाओगे, है ना? ठीक है, आपकी पॉकेट मनी के लिए यूज होगा। तो कॉस्टली होने की वजह से सिल्वर का यूज नहीं करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम का यूज करते हैं क्योंकि चीप है और इजिली अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया बात है। तो ये हो गया हमारे पास, बेस्ट कंडक्टर की बात हो गई, रेजिस्टिविटी समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करेंगे हम लोग किसकी? रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपको आना चाहिए। तो कैसे इफेक्ट डाल सकती है रेजिस्टिविटी, या किस तरह से किसी भी वायर में रेजिस्टेंस चेंज कर सकती है, ये जरा समझो। रेजिस्टिविटी का कुछ रोल होता भी है कि नहीं होता है। सपोज दैट कि कोई एक वायर है, इसका जो लेंथ है वो है L, ठीक है, और एरिया है A। ठीक है, लेंथ है L और एरिया है A मीटर स्क्वायर, और ये L मीटर, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस है R। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया? फोल्ड करके डबल कर दिया, फोल्ड करके डबल। ठीक है, बड़ा पिटा हुआ क्वेश्चन है हालांकि।
फोल्ड करके मैंने डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल। तो डबल कर दिया तो अब ये वायर कुछ इस तरह से हो जाएगी, मतलब अगर देखा जाए तो अगर जोड़ के बनाऊं तो कुछ इस तरह से वायर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ऐसी मोटी सी हो जाएगी। इसमें क्या हुआ, लेंथ मैंने हाफ कर दी, लेंथ मैंने क्या कर दी, हाफ कर दी, और एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। भाई पहले कुछ सेंटीमीटर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन रहा होगा, अब फोल्ड कर दिया तो ये वाला भी तो इधर आके मिल जाएगा। तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया डबल, 2a हो गया, ठीक है, एरिया हो गया 2a और लेंथ क्या हो गई मेरे पास। तो बताओ रेजिस्टेंस में कैसा चेंजमेंट आएगा, रेजिस्टेंस कैसे चेंज हुआ बताओ। तो रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, कौन कौन सा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। अच्छा देखो जरा, क्या रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, सेम मटेरियल वायर, अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर है ना, फोल्ड करने के बाद एल्युमिनियम तो बन नहीं जाएगा, या फोल्ड करने के बाद गोल्ड तो बन नहीं जाएगा, सेम मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी में किसी भी तरह कोई चेंजमेंट नहीं आया। अच्छा ध्यान रखिए, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जरा देखो, फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो है R और रो, लेंथ है हमारे पास L और एरिया है हमारे पास A, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड केस देखो जरा, सेकेंड केस में देखो रेजिस्टेंस हमें पता करना है, तो मैं कहता हूं कि ये हमारे पास मान लो नया रेजिस्टेंस है, ये क्या है, नया रेजिस्टेंस, ओके, ये पुराना, ये नया रेजिस्टेंस, R डबल डैश इज इक्वल टू रो। अब L क्या हो गया, सेकेंड केस के अकॉर्डिंग L हो गया हमारे पास L बाय 2, तो यहां पर हो जाएगा L अपॉन में 2 अपॉन एरिया क्या हो गया, 2a हो गया दोस्त, 2a हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा रो L अपॉन में A इंटू में 1/4, देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने अलग कर ली, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारा जो पुराना रेजिस्टेंस था वो कितना था, रो L अपॉन में A, तो रो L अपॉन में A ये तो पुराना रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया। मतलब मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि R जो हमारे पास नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का क्या होगा, 1/4 होगा, क्या हो जाएगा, 1/4। मतलब कि अगर मैं किसी भी वायर को, किसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फोल्ड करके डबल कर देता हूं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था उसका क्या हो जाएगा, 1/4। अब अगर मान लो मैं कहता हूं कि स्ट्रेच करके मैंने क्या कर दी, लेंथ बढ़ा दी, खींच के ऐसे लेंथ बढ़ा दी, ओके, तो लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन अगर हम लोग माइंड का यूज करो तो बताओ एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस केस को जरा देख लेते हैं, इसको मैं रेस करने जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। फिलहाल अपने पास टाइम कम है और कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट हमें सीखना है, बहुत ज्यादा टॉपिक ज्यादा है, मतलब कहने का, ठीक है। तो देखो अब क्या है, देखो मैं कहता हूं कि अब फिर ये वायर है जिसका लेंथ है L, ठीक है, लेंथ है, और जो एरिया है वो कितना है, एरिया है A, ओके, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, अब किया कि इसको मैंने स्ट्रेच करके डबल कर दिया, डबल बाय स्ट्रेच, स्ट्रेच करके डबल किया, तो ये जो यहां पर एरिया होगा ये कुछ पतला हो जाएगा ना, पतला होगा नहीं होगा, और कितना होगा, अगर मैंने डबल किया तो डबल हो जाएगा। तो मान लो मैंने इसको डबल कर दिया वायर को, अब ये वायर हो गई, इतनी बड़ी वायर हो गई, लेंथ मैंने क्या कर दिया, डबल, तो लेंथ हो गई 2L, L हो गया 2L, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A/2, हाफ हो गया ना, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस था उसमें कितना फर्क पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो कितना था, रो L अपॉन में A, पहले केस के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड केस लिया R सिंगल डैश, तो रो तो सेम रहेगा भाई, अगर ये कॉपर है तो ये कॉपर रहेगा, आयरन है तो आयरन रहेगा, कॉपर का आयरन नहीं होगा, तो रो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो गया 2L, और एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा एरिया बाई 2, मतलब देखो ट्रांसपोज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, R न्यू इज इक्वल टू रो, ये हो जाएगा हमारे पास L अपॉन में A इंटू में 4। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग रो L अपॉन में 4, L अपॉन में A है, सॉरी ये, ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी प्रीवियस रेजिस्टेंस की, सो उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो R जो नया आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रेच करके डबल करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा।
अब क्वेश्चन में आपसे चाहे लेंथ को ट्रिपल कराए, चाहे एरिया को डबल कराए, अब आप कर लोगे नहीं कर लोगे? पहले केस लिखना है, फिर दूसरा उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दे रहा है वो लिखना है। ऐसा जैसे अपने करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में कैसा आता है कि मान लो कहता है कि जो एरिया है वो ए है, रेजिस्टेंस एल है और लेंथ एल है और रेजिस्टेंस बोलता है 10 ओम। सपोज कहता है तो पहले केस के अकॉर्डिंग 10 इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए हो गया। अब इसी केस को अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा आर न्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास रो एल अपॉन में ए इंटू में 4 और रो एल अपॉन की ए की वैल्यू कितनी है? 10। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आ रहा है तो आपको करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है। बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं कि रेजिस्टेंस विल बी बिकम 4 टाइम्स, सो न्यू रेजिस्टेंस वुड बी 40 ओम्स। इसमें नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा प्रोसेस। इतनी बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, रजिस्टिविटी दी होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन, बोलेगा लेंथ फाइंड करो कि उस वायर की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपको सीधे एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज करना पड़ेगा और एल फाइंड कर लोगे। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहां से जो रजिस्टिविटी का कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। यहां से ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसके ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं आता। अब चलेंगे, हमारा नया कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ने के साथ साथ फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्राई करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ठंड है, बच के रहिएगा, एग्जाम टाइम है। अगर बीमार हो जाएंगे तो आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ठंड से बचना है तो कान वान बांध के रहो, बढ़िया आराम से रजाई के अंदर बैठो और पढ़ाई करते रहो। ठंड ये आपको ये बता रही है कि बेटा उठो, जागो, सो नहीं। अच्छा, रजाई के अंदर बोलोगे सर वो तो नींद बहुत आती है ना? तो भाई नींद का क्या करोगे यार? एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो रजाई थोड़ी ना ओढ़ के बैठने देंगे, तब तो भाई साहब सब नींद सब उड़ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो रजाई में क्या करो, मम्मी से बोलो चाय बना के आपको बीच में देती रहे, पढ़ते रहो अपने रात में, है ना? और दिन में थोड़ा सा टहलो, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे रजाई में बस बैठे रहो तो बीमार हो जाओ। ठीक, चलो रजाई का उपयोग कम करें, पेन और कॉपी का उपयोग ज्यादा करें। चलो अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ ये गंदी चल रही चौक, रेजिस्टेंस। देखो जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये 2 तरह से किया जाता है। पहला तो होता है सीरीज मतलब सीरियल से, लगातार। सपोज एक ये सिंबल, पता है क्या होता है? ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, वैसा ही रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए कई सारे रजिस्टर्स, गैजेट मतलब, या रेजिस्टेंस लगातार ज्वाइंट हैं, मतलब कि एक स्विच ऑन करो और तीनों, अगर मान लो ट्यूबलाइट है तो तीनों ट्यूबलाइट एक साथ जल जाएं, वो समझ जाओ कि बेटा सीरीज में कनेक्शन है। और इनमें से अगर कोई भी एक ट्यूबलाइट खराब हो गई, सपोज दैट ये खराब हो गई, जलती नहीं है, तो भाई साहब इन दोनों को दुनिया की कोई ताकत जला नहीं सकती है जब तक ये नहीं सही होगी। या तो इसका कनेक्शन काट के यहां से नया कनेक्शन दे दो, जुगाड़ कर लो। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल। अभी हम लोग बात कर रहे थे एमीटर और वोल्ट मीटर की, है ना? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, मान लो कि करंट गया, यहां से लाइन गई, अब एक गया इस कमरे में गैजेट चल रहा है। ठीक है, इस कमरे में गैजेट चल रहा है, ठीक है, कोई भी चल रहा है, टीवी चल रही है मान लो। दूसरे कमरे में लाइन गई, बल्ब चल रहा है, ठीक है। तीसरे कमरे में लाइन गई, फ्रिज चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। या आप ऐसे ले सकते हैं कि एक ही कमरे में एक अलग से ट्यूबलाइट जल रही, यहां पर टीवी चल रहा है, यहां पर बल्ब जल रहा है, या हीटर जल रहा है, ठंडी का टाइम है, हीटर जलाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो अगर मान लो यहां से अगर ये हीटर खराब हो गया, सपोज दैट हीटर खराब हो, भगवान न करे ठंड में ऐसा हो आपके साथ, तो अब क्या टीवी चलेगी? क्या ये बल्ब ग्लो होगा? यस ऑफ कोर्स ग्लो होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो पैटर्न जो ब्रेक हुआ ना वो अलग से ही पैटर्न था, मतलब इन दोनों में करंट अभी आ रहा है। यहां पर क्या था, ये अगर ये पैटर्न बीच से क्लोज तो करंट आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जो घरों में हमारे पास वायरिंग होती है ना, हम लोग जो वायरिंग देखते हैं वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दीपावली की जो झालरें होती है ना, उनमें भी कैसी होती है वायरिंग?
पैरेलल होती है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि जो आप लोग दीपावली में झालर लगाते हो तो उसमें कौन सी वायरिंग होती, कैसी वायरिंग होती? पैरेलल होती, क्योंकि देखो एक बल्ब अगर खराब होता है तो बाकी के बल्ब जलते रहते हैं। अब मेड इन चाइना ले लोगे या मेड इन पाकिस्तान ले लोगे तो फिर नहीं कहता कि एक बल्ब खराब तो सारी झालर पूरी खराब, 300-400-500 रुपए की, हालांकि आती नहीं, 30-35 रुपए की आती। खैर, सीरीज में क्या होता है, सीरीज केस में ऐसा होता है कि अगर एक खराब हो गई तो दूसरी अपने आप खराब हो जाए। पाकिस्तानी ब्रिलियंट आईआईटीएंस होंगे तो फिर वो ऐसे बनाएंगे। चलो खैर, ये समझ में आ गया पैरेलल वाला, बहुत बढ़िया बात है। अब इनमें खास बात क्या है, इनमें खास बात ये है कि जो सीरीज है ना, इसमें देखो ये करंट है, मान लो यहां से चलना शुरू करता है, ये करंट शुरू करा चलना, ठीक है, चौक गंदी यार, करंट ने चलना शुरू किया तो करंट, सेम करंट यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। मतलब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और यहां पर देखो करंट, अब कांस्टेंट का मतलब देखो यहां पर करंट गया, यहां पर करंट गया, यहां पर करंट गया, मतलब इस गैजेट के लिए करंट अलग है, इस गैजेट के लिए अलग है, इस गैजेट के लिए अलग है, अकॉर्डिंग टू द पावर। यहां पर जाके वापस से सेम करंट वही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ करंट गया, यहां पर कुछ आ रहा है, यहां पर कुछ गया, यहां पर जो यहां से एंटर करेगा वही मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि इसमें कांस्टेंट क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसमें जो वोल्ट मीटर लगता है ना, अगर वोल्ट मीटर लगाना है तो कुछ इस तरह से अटैच करना पड़ेगा। देखो ये एक दूसरे के चारों चीजें क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीरीज में अगर वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर का नेचर कैसा है, पैरेलल, तो आपको इसके लिए अलग वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको अलग वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का नेचर है पैरेलल कनेक्ट होगा। ठीक है, और कनेक्शन कैसा है, सीरीज। वेयर एज अगर मैं एमीटर की बात करूं तो एमीटर विल ऑल्सो बी कनेक्टेड एज हियर, जस्ट लाइक दैट। अब देखो ये कैसा हो गया, सीरीज हो गया। अब ये पैरेलल है, उसको कोई मतलब नहीं पड़ता, जहां से करंट जा रहा है वहीं से मिलना चाहिए। एमीटर अगर इसमें लगाना है तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यहां पर एमीटर लगा दो, ये एमीटर लगा दिया, सीरीज में है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि इस एमीटर को पैरेलल में क्यों नहीं लगाया जाता, या वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं लगाया जाता। देखो इसका रीजन है, जो सीरीज होती है ना, ओके, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर पता है, कम होता है। अच्छा ध्यान दीजिए जरा, कभी आपने देखा है कि मान लीजिए बहुत तेज लाइट आ रही है, आपने बल्ब लगा दिया, एक बल्ब लगाया, और इस बल्ब के बाद आपने क्या लगा दिया, एक लगा दिया हीटर, क्या लगा दिया, हीटर लगा दिया, ये लगा हीटर, ओके, ये कनेक्ट कर दिया हीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि जो बल्ब है ना, उसकी जो ब्राइटनेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर सीरीज में है तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वेयर एज हीटर की ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा पावर का है, पावर क्या है, ज्यादा है। अब ये पावर क्या है, तो थोड़ा रुक जाओ, इस कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा वेट करो। फिलहाल अभी इतना ही समझो कि ये एमीटर और कैसे लगता है और वोल्ट मीटर कैसे लगता है। ठीक है, क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक सप्लाई में आपका डिफ्यूजन या शॉर्ट सर्किट या जलने की संभावना रहती है ड्यू टू डिफरेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे वन बाय वन सीरीज एंड पैरेलल की, और फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, और इनसे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। देखो इस चैप्टर से बहुत कुछ पूछेगा लॉन्ग में, तो आपसे पूछ लेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या फिर अगर और उसका कुछ मन है थ्योरी में कुछ पूछने के लिए, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, अदरवाइज जो और हमारे पास चैप्टर है, जैसे लाइट से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, और अगर लॉन्ग नहीं मिला तो समझ जाओ लाइट से केस बेस्ड आ गया, तो फिर आपको ह्यूमन आइज ऑफ कलरफुल वर्ड से मिल जाएगा एक। ठीक है, तो परेशान नहीं हो, सब कर लोगे, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए पैटर्न वाइज की कैसे करना है। आगे तो इसी टेंशन में कि सर अभी तक कुछ करा नहीं, अब बताओ एक दिन में क्या करना है। एक दिन नहीं, अभी पूरे 40 दिन है, स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, अब उसको फॉलो कर लो और भरोसे के साथ 95% मार दोगे। ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा उसको। चलो सबसे पहले बात करेंगे सीरीज से, तो सीरियल में, तो मान लीजिए कोई अप्लायंसेज हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, या मैं कहता हूं रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं कुछ इस तरह। देखो फिगर में मत जाना, टेढ़ा मेढ़ा मैंने अभी बनाया बस आपको समझाने के लिए। मान लीजिए क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब करंट फ्लो हुआ तो इसका पोटेंशियल अलग होगा, है ना,
एज वी ऑलरेडी नो इसका पोटेंशियल अलग होगा, है ना, इसका पोटेंशियल अलग होगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा V1 प्लस V2, और मैं कहता हूं प्लस डैश 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 Vn तक। मैं कहता हूं जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस लगे, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1R1। बताओ, नो 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 नो, I1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तुमने देखा कि इसमें जो करंट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, डिवाइड नहीं हो रहा, जबकि पैरेलल में क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा I1 नहीं हटाना पड़ेगा, केवल IR1 लिखना पड़ेगा। ओके, V2 कितना हो जाएगा, अच्छा ये बताओ, V2 हो जाएगा IR2, और V3 कितना हो जाएगा, या Vn कितना हो जाएगा, IRN हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR प्लेस किया हमने, I हो गया, ये हो गया, R हो गया, इज इक्वल टू V1 की वजह क्या हो गया, V1 हो गया हमारे पास IR1, I करंट, R रेजिस्टेंस। V2 क्या हो गया, IR2, बहुत बढ़िया बात, और प्लस डैश 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 Vn क्या हो गया हमारे पास, IRN। ये IRN ये शो कर रहा है जितने भी नंबर ऑफ गैजेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं सीरीज में वो, क्योंकि यहां से I अगर कांस्टेंट है, कॉमन लिया जाए, कांस्टेंट मतलब कॉमन लिया जाए, तो I इज इक्वल टू क्या, कॉमन ले लेते हो जाएगा R1 प्लस हो जाएगा R2 और प्लस डैश 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 प्लस RN हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सबसे आ जाएगा बाहर। तो यहां से I और I निपट गए, निकल गए, तो रेजिस्टेंस, जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास सीरीज के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 या डैश 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 RN कर दो, क्यों ज्यादा टेंशन लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग के लिए किसके लिए आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलो अच्छा, एक क्वेश्चन है, जरा समझो, चुटपुटिया सा, हाँ, सुतली बम जैसा नहीं है। जिसे मान लो कहता है कि 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, ठीक है, 2 ओम लगा हुआ है, 3 ओम लगा हुआ है, 5 ओम लगा हुआ है। तो बताओ नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, यह पूछ सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यह पूछ सकता है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों एक ही चीज है। सो ये मैंने लेट कर लिया R1, ये लेट कर लिया R2, ये क्या हो गया R3। मेरे को पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब भैया इनको ऐड कर देना है, 5 3 8 2 10, कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो सिंगल नहीं पूछता है पेपर में, पेपर में आपसे पूछे कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल का मिक्स, इसके लिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, पक्का समझ में आ रही, चलो अच्छा, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा, आज नहीं, जब भी आपके पास टाइम मिले। तो ये मैंने कर दिया, ये मान लो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये है 1 ओम, ठीक है, ये आपका क्या है, HW है, HW, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीरीज से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन अगर सीरीज से आया तो, ठीक है, वैसे सीरीज से सिंगल पूछता नहीं, कॉम्बिनेशन पे ही हमेशा इसकी टिकी रहती है, लॉन्ग और शॉर्ट। चलो देखो कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन। मान लो कहता है कि एक ये मैंने बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बल्ब है, ठीक है, हंसना मत, और यहां पर मैंने लगा दिया एक और बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, एक और बल्ब लगा दिया, अरे बल्ब, और यहां पर मैंने कनेक्ट कर दी बैटरी, यहां पर मैंने कनेक्ट किया एम मीटर, क्या किया, एम मीटर कनेक्ट किया, और यहां पर कनेक्ट कर दिया बैटरी, ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, यहां पर लगा दिया स्विच, ठीक। चलो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। क्या बोलेगा कि अगर मान लो ये बल्ब है, 2 सीरीज में लगे हैं, तो बताओ क्या इनकी ब्राइटनेस में कोई भी डिफरेंस आएगा, तो यस बिल्कुल आएगा। किस पे डिपेंड करता है, पावर पे डिपेंड करता है। स्विच ऑन में क्या होगा, स्विच ऑन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और स्विच ऑफ होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अच्छा क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि सपोज दैट कि ये बल्ब ए है और ये बल्ब बी है, अगर मान लीजिए चलते चलते बल्ब ए क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो क्या बल्ब बी ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि सीरीज में क्यों नहीं ग्लो करता, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा अगर कुछ वैल्यू दी होगी, मान लीजिए इस बल्ब की कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कहता है 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये की है, ठीक है,
और वैल्यू कुछ गिवन है इस बल्ब की, मान लो कहता है कि 20 वॉट या 40 वॉट। जब पावर के कंसेप्ट करेंगे तो इनको अच्छे से समझेंगे, फिलहाल अभी समझिए क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। बोलेगा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एम मीटर। एम मीटर की रीडिंग क्या हो सकती है, एम मीटर की रीडिंग क्या हो सकती है, या तो करंट दे के आएगा, बोलेगा 2 एम्पियर का डिफ्लेक्शन दिखा रही है निडल, इतना इतना पावर है, तो बताओ कि वोल्ट मीटर मान लो कहीं पर लगा हुआ है, एक बल्ब में कहता हूं कि यहां पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो अब बोलेगा कि वोल्ट मीटर बी वाले का डिफ्लेक्शन कितना है, या ए वाले में वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन कितना है, अलग अलग पूछ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से ये 3 नंबर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे ना, तो थोड़ा सा आपको क्या है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम तब फेस करनी पड़ सकती है जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है दोस्तों। अगर कंसेप्ट क्लियर है, एक एक नंबर आपको दिलाऊंगा और 100% आपको करके आना पड़ेगा। चलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? 100% समझ में आ गई। सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं कि ये ए में 2 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, अभी इसका मान लो 40 वॉट है, तो बताओ कि बी वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या ए वाले में। क्यों? क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, जबकि पैरेलल में एक सिंगल होता है, तो उसमें करंट अलग अलग पूछा जा सकता है। समझ में आया कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आएगा तो किस टाइप से आएगा, ठीक है। पावर जब क्लियर करेंगे तो एक बार इसको और अभी रिकैप करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, देखो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आएगा सीरीज में तो कर लोगे, ये तो हलवा क्वेश्चन होते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं। अगर एक बार मैं बता दूं कि सबको ऐड कर देना है उठा के, ठीक है, शॉर्टकट में अगर बोल दूं सबको ऐड कर देना, सब कर लेगा, क्लास 8th का बच्चा कर लेगा ये। उसके लिए थोड़ी ये क्वेश्चन अगर करने तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। चलो अब आते हैं पैरेलल की तरफ। तो पैरेलल मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें जो करंट है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सपोज तो ये हो गया हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस, एक ये हो गया पैरेलल रेजिस्टेंस, और किसी भी तरह से फिगर बनाया जा सकता है। बेसिकली फिगर यही आपकी किताबों में बना हुआ है, तो मैंने ये फिगर चूज किया है क्योंकि ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये मान लो R1 है, ये है R2 और ये क्या है, R3 है। यहां से करंट I जा रहा है, ठीक है। तो यहां से करंट गया I1 हो गया, और यहां से करंट गया I2 हो गया, और यहां से करंट क्या हो गया, I3 हो गया। और मान लो टर्मिनल ये A है और ये टर्मिनल क्या है हमारे पास, B टर्मिनल है, ठीक है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कि तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा आपको पता चल गया पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इस बार हमें करंट की बलि चढ़ानी है, तो चलो चढ़ाओ। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब मान लीजिए 4 जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए या मैं कह सकता हूं डैश 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 IN जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, तुम लोग तो बहुत कुछ जानते हो खैर, तो V इज इक्वल टू IR, ये तो जानते हो, ठीक है। नहीं जानते हो तो जान गए होगे। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1, ऐसा कुछ बताओ। नहीं 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 नहीं, अब अपने को चाहिए I की वैल्यू ना, तो सबसे पहले I और ताई चाची सब निकाल लो, बाद में बात करेंगे इनकी। तो देखो यहां से जो I होगा ना, क्या हो जाएगा, वो I हो जाएगा V अपॉन में R, ठीक है, फाइनल वैल्यू फॉर द फर्स्ट केस। तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 के लिए हो जाएगा हमारे पास V1 अपॉन में R1, ऐसा कुछ। फिर देखो वही गलती, अब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है इसमें, तो V1 नहीं होगा, केवल V अपॉन में R1 होगा, ठीक है। फर्दर इनके लिए वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होना चाहिए वैल्यू आपके अकॉर्डिंग, ये होनी चाहिए, क्या हो जाएगा, V अपॉन में R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। कहता है फाइंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट 4 रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब आपको क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला ये जो है वो क्या करना है, डिड्यूस करना है, या ये समझिए कि डिराइव करना है। बोलेगा डिड्यूस द फॉर्मूला, तो इसका मतलब भी होता है ड्राइव द फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कि फॉर्मूला आपको पूरा करना पड़ेगा, और ये लिखने भी पड़ेंगे, पता है थ्योरी भी आपको लिखनी पड़ेगी कि लेट R1 R2 R3 आर द रेजिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद अ सोर्स ऑफ बैटरी V1 या V, कुछ भी आपको एक V बना देना है, ठीक है। एंड द वोल्टमीटर, यहां पर इसका लिखना पड़ेगा VA कनेक्टेड विद द सोर्स फ्रॉम द पॉइंट P और Q। ये थ्योरी लिखोगे तो नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर इसमें भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम अच्छा मिलने के चांसेस, तो थ्योरी भी लिखते चलनी। सीरीज का बहुत कम पूछा जाता है। प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा हमारे पास, V प्लस में V अपॉन में RN मिल जाएगा। देखो V बाहर निकाल लें,
V बाहर निकाला तो हमारे पास V क्या हो जाएगा, ये 1 में R हो जाएगा, इज इक्वल टू V बाहर निकाला ये हो जाएगा 1 में R1 हो जाएगा, प्लस 1 में R2 हो जाएगा, प्लस 1 में R3 हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, प्लस में क्या हो जाएगा 1 में Rn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो V से एलिमिनेट हो गया V, तो यहां पर क्या बचा हमारे पास, यहां पर बचा हमारे पास 1 में R इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 डैश 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 1 में प्लस में 1 में Rn। ये देखो Rn है ये, ठीक है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। बात समझ में आई कि नहीं, रिड्यूस हो गया है ना, हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा ये समझ लीजिए। मान लीजिए इसी फिगर को मैं कहता हूं कि अब देखो एक प्रॉब्लम है, बच्चे ये तो फाइंड कर लेते हैं लेकिन उसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। क्यों, अब हमें 1 में R पैरेलल थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इसे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। चलो क्वेश्चन कैसे, सपोज दैट R1 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 3 ओम, इसकी वैल्यू दी हुई है 6 ओम। अब कहता हूं कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, सबको पता है 1 में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में 2 प्लस 1 में 3 प्लस 1 में 6, एलसीएम कितना है 6 आ गया। 1 में रेजिस्टेंस इन पैरेलल तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो 3 2 5 1 6 कितना आ गया 1 में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 6 में 6। सपोज दैट यहां पर आता 1 या 2 या 5, तो रेजिस्टेंस पैरेलल चाहिए तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अब इसको तो चाहे कुछ भी कर दो 1 आंसर ही आएगा, तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 1 ओम आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, बेहतरीन क्या, मैं बस कोशिश करा रहा हूं कि आप इसको कैसे एप्लीकेशन में ला सकते हैं ये समझना है आपने को। चलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो वन शॉट है, क्विक रिवीजन, रिजल्ट बूस्टअप के लिए बहुत प्यारी चीज है, तुरंत सारे के सारे कंसेप्ट आपको माइंड में सेट होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले तो कुछ ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक हमारे पास सर्किट है और सर्किट में 6 ओम 3 ओम 12 ओम 3 ओम के कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, राइट। अब इसमें से पूछेगा कि नेट रेजिस्टेंस क्या है, या आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। एज यूजुअल हम लोगों ने भी सीरीज और पैरेलल सीखा है, और करंट के लिए V इज इक्वल टू IR बेसिक फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। तो अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर इसको लेट कर लेते हैं R1, इसको लेट कर लेते हैं R2, इसको लेट करते हैं R4 और ये हो गया R3, राइट। तो देखो R2 एंड देखो प्रॉपर तरीके से अगर करो, R1 किसमें है, सीरीज में है ना, किसमें है ये, सीरीज में है, ठीक है। एंड R3 एंड R4 किसमें है, ये भी सीरीज में है। ओके, बहुत बढ़िया बात है, सीरीज में है। तो ये टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका हो गया 639, मतलब कि A to B जो हमारे पास वायर है, A to B का जो नेट रेजिस्टेंस होगा, नेट R is equal to R1 plus R2 and which is equal to the 9 ohms। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड D2C का जो नेट रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 12 और 3 कितना 15, मतलब R3 प्लस R4 दैट इज 15 ओम, ठीक है। अब बोलता है इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बताओ टोटल। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो, अगर इस फिगर को देखा जाए तो ये दोनों फिगर मिलके एक हो गए, ये दोनों फिगर मिलके एक हो गया। मतलब कि अगर रफली बात करूं तो कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम बन गया, एक ये डायग्राम बन गया, एक ये डायग्राम बन गया, ठीक है। और ये अटैच है 4 वोल्ट बैटरी से, कुछ इस तरह से डायग्राम बचा। तो करंट यहां से आया I1 में ब्रेक हुआ और करंट यहां से आया I2 में ब्रेक हुआ, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने इसका नाम रख दिया जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आया R डैश, और इसका नाम रख दिया R डबल डैश। ओके, तो नाउ R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, इसमें है ये पैरेलल में है, तो ये हो गए पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 1 में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज, यहां रेजिस्टेंस इन नेट डाल देता हूं, नेट रेजिस्टेंस N, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 में R डैश प्लस 1 में R डबल डैश।
फर्दर कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो 1/9 प्लस 1/15। आई होप मुझे अब नेट टोटल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लोगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसे फाइनल हमें जब सॉल्व करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये वोल्ट क्यों दे, क्या है? अगर पूछेगा करंट क्या है, ठीक है, या पूछ लेता है आपसे सपोज कि ये जो हमारे पास 12 ओम है ना, ठीक है, तो ये 12 ओम के लिए हमारे पास करंट कितना होगा? तो 12 3 15, ओके, सीरीज में है तो टोटल जो करंट यहां पर होगा सेम होगा ना। तो 15 ओम हो गया हमारे पास, क्या 15 ओम हो गया रेजिस्टेंस। अब करंट अगर हमें I2 के लिए चाहिए तो I2 इज इक्वल टू, पहले तो ये याद रखो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन में R। सो I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R डबल डैश। I2 है तो डबल डैश वाला लेना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया बात है। तो I2 की वैल्यू जो यहां से होगी, V की वैल्यू कितनी है 4 और R डबल डैश की वैल्यू कितनी है 15। सॉल्व कर लोगे पॉइंट में आंसर आएगा एम्पियर में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे मूव करते हैं हम। अगले एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको सीरीज कंफर्म हुआ, पैरेलल कंफर्म हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब ऐसे हमें कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जब उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाए? 9 ओम आ जाए। और ये एग्जाम आइडिया क्वेश्चन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। व्हेन पैरेलल, अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो कितना आ जाए? 2 ओम आ जाए। तो बेसिकली अगर सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं तो कितने पेयर्स बन सकते हैं? 5 1 बन सकता है, ठीक है। तो 1 और इसके बाद कौन कौन से पेयर बन सकते हैं जरा देखो। 5 1 बन सकता है, 5 and 1, 5 and 1 बन सकता है पहला पेयर। दूसरा क्या बन सकता है? 2 4 बन सकता है कि नहीं बन सकता, है ना। और इसके बाद 3 3 बन सकता है कि नहीं बन सकता, ओके। और मान लो कह रहा है कि 4 2 वो तो हो गया ना, 4 2 5 1। और क्या बन सकता है? एंड ये 6 आ रहा है इधर, 5 1 नहीं 5 4 यार, मतलब इस तरह 5 4 और ये हो जाएगा 2 है तो 7 2, है ना, 6 3, इस तरह से ये पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे पेयर हैं, नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे ढेर सारे। लेकिन अब बात ये होगी कि अगर ढेर सारे पेयर आ गए तो आप कैसे उनको ढूंढते रह जाओगे? क्या अलग अलग सॉल्व करोगे? नहीं। तो इसका मैं एक आपको तरीका बताता हूं जिससे आप एक इक्वेशन बनाओ और इसको फर्दर क्या करो, ब्रेक डाउन करो। चलो, तो वैसे सीधे सीधे दिख रहा है कि 6 3 है, तो अगर देखो 1/5 1/4 करोगे तो पैरेलल में 2 आने से रहा, ठीक है। और 6 3/6 या 1/3 1/6 करोगे तो एलसीएम आएगा 6 और 3 2 जा 6, तो 3/6 ये 2 आ सकता है। तो देखो ये तो कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास पैरेलल काम करेंगे। लेकिन अब हमें ऐसे भाई गेस तो करना नहीं, गेस करोगे तो बैठे रह जाओगे, गेस करते रह जाओगे। तो प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है इसका जो प्रॉपर तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि हमने पता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 विच इज एलसीएम है R1 R2, एंड यहां पर आ जाएगा R2 प्लस R1 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है? 2 गिवन हुए स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर, पक्का? चलो ठीक है। इसी तरह सीरीज में मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9 ओम दी हुई है। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9 ओम गिवन है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो इक्वेशन नंबर इसको लेट कर लो 1, इक्वेशन नंबर लेट कर लो इसको 2। अब वैल्यू प्लेस करो। कैसे वैल्यू प्लेस करोगे? इसको ट्रांसपोज करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये वाले इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम, तो फ्रॉम पहले लगेगा वैसे। तो ये हो जाएगा कितना? R1 प्लस R2। देखो 3 मार्क क्वेश्चन है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। गेस लिख के नहीं आना है कि 6 and 3 हमने सॉल्व कर लिया, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, ओके। आपको 3 मार्क क्वेश्चन है, आधा मार्क भी नहीं देगा वो। 2 मार्क क्वेश्चन है तो आपको आधा नहीं देगा, आपको करना ही होगा। 1 मार्क क्वेश्चन है तो हाँ एमसीक्यू है तो आप गेस करके निकाल सकते हैं। चारों ऑप्शन को देख लो कंक्लूड करा के, उसमें तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस नहीं है ना, केवल 4 होते हैं। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास कितना? 2R1 R2। अब अगर मैं R2 की वैल्यू प्लेस कर दूं तो कोई एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। देखो यहां से R2 की वैल्यू क्या आएगी? अगर देखा जाए तो R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 माइनस R1। यस और नो? ऑफ कोर्स यस। अब चलो ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड है, और इस थर्ड में हम क्या करेंगे? R2 की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो हो जाएगा R1 प्लस R2 की जगह क्या प्लेस कर सकते हैं? R1 प्लस 9, ओके। तो यहां पर हमने प्लेस कर दिया 9 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू R1 और R2 की जगह क्या लिखेंगे? 9 माइनस R1।
एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9 टू 18 हो जाएगा। 18 R1 माइनस का 2R1 स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करोगे ये हो जाएगा हमारे पास, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इधर देखो 0 इज इक्वल टू 9, देखो इधर 8 माइनस का 9 ना, माइनस का 9 प्लस में 18 R1 माइनस का 2R1 स्क्वायर, माइनस को कॉमन लेके इधर डिवाइड करा दोगे, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन बचेगी क्या, 2R1 स्क्वायर प्लस का 18R1 और प्लस का 9। ठीक है, अब उसको जब ब्रेक कराओ तो देखो 9 टू 18, अब ऐसे हमें ये जो 18 आ भी रहा है, ठीक है, तो ऐसे हमें ब्रेक करना है मिडिल पार्ट को, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा ना। ओके, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है कि 18 आए और उनका समेशन कितना हो, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसे करो तो कितना आ जाएगा, 6 and 3, 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। देखो आ गया, तो एक आ जाएगा 6R, एक हो जाएगा 3R, तो वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, केवल आपको इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं करा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वन शॉट वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे अपन, केवल कंसेप्ट की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब लगा हुआ है, कुछ इस तरह से अरेंज है, जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बताओ कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, और फिर बोला है कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये हो गया ना, ये हो गया बल्ब का रेजिस्टेंस, और ये तो सीरीज में है। ओके, तो अगर मैं बात करूं, इसका नाम दे देता हूं मैं P टर्मिनल, इसका नाम Q, तो PQ टर्मिनल के करंट की रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहां पर आ जाएगा, देखो जरा ये जो 3 है दूसरे का है, इस इधर वाले पार्ट का। तो मैंने क्या किया देखो, तो बल्ब का रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा, पहले यहां पर नेट रेजिस्टेंस देखो क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम प्लस बल्ब का रेजिस्टेंस BR, बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा नेट रेजिस्टेंस आ गया, हमारे पास करंट दिया है V दिया है, तो क्या हम BR नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू IR, V की वैल्यू 10, I की वैल्यू है 1 और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, RB लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। ट्रांसपोज करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा 5 ओम्स। क्लियर, अब ये 5 ओम ये हमने फाइंड कर लिया 5 ओम, तो 5 कितना हो गया 10 सीरीज में, और ये दोनों देखो आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, जैसे कि इसमें हो जा रहे थे, तो पैरेलल हो गए, तो 1/10 प्लस 1/10, 10 एलसीएम 2/10, 5 नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 ओम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना सिंपल है ना कंसेप्ट सीरीज और पैरेलल का। आई होप क्लियर हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है। अब अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम होगी, मतलब वो सर्किट क्या करेगा, हीट करेगा, है ना, और हीट करेगा तो आपके जो अप्लायंसेस हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो ये भी एक तरह का नेगेटिव इफेक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके बारे में देखा था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जूल्स महानुभाव महाशय। तो जूल्स साहब ने बताया कि जो हीट है ना, हीट प्रोड्यूस बाय द अप्लायंसेस, हीट प्रोड्यूस बाय द अप्लायंसेस, वो क्या होती है, वो होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के, स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये स्क्वायर वैल्यू क्या है, VRMS पता है ना, VRMS वैल्यू, VRMS, तो V छोड़ दो, RMS वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, तो ये कौन सी है, स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, पहली चीज तो उन्होंने ये बताई। दूसरी चीज क्या बताई कि भाई जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सर्किट में जितना ज्यादा से ज्यादा हीट होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा हीट होगी, सॉरी जितना ज्यादा से ज्यादा करंट होगा, उतना ही वो सर्किट हीट करेगा। सपोज मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आपने पढ़ा है शॉर्ट सर्किट के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जो लाइव और न्यूट्रल वायर है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। ऐड होने की वजह से जो उनका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, एरिया बढ़ गया, पहली चीज तो यही सीधी सी बात है।
तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो गया है, हाई हो गया, ज्यादा हो गया। और करंट जब ज्यादा हो गया तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, रेजिस्टेंस। अगर बाई चांस हमने जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज कर दी तो लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब वो उतनी ही देर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही देर तक करंट को रोकने में क्या होगा, कैपेबल होगा। और करंट अगर ज्यादा देर तक रुकेगा तो हीट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा था आपसे। चलिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो हीट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम स्पेंड ऑफ करंट इन द अप्लायंसेस। भाई सिंपल सी बात है, टीवी है 1 घंटे चलाओगे कम गर्म होगी, 10 घंटे चलाओगे ज्यादा गर्म होगी, है ना। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या मिलता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा ये बताओ V पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, यही तो होता है पक्की बात। ये W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू में Q। अच्छा ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल होता है, एनर्जी कंज्यूम के इक्वल होता है, ठीक है। और एनर्जी कंज्यूम कितना होता है, जितना जितना एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना ही क्या होगा, हीट होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, है ना, और I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो Q की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, I इंटू में T। ये है वी नो दैट, ओके, ये वी नो दैट। तो V की वैल्यू उठा के प्लेस करो और Q की वैल्यू उठा के प्लेस करो, तो W इज इक्वल टू क्या आया, I इंटू में R इंटू में I इंटू में T। आ गया कि नहीं आ गया, देखो कितना सबसे सिंपल तरीका है ये। बस आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ी थ्योरी डालनी पड़ेगी, वी नो दैट, ये सब थोड़ा सा है ना स्टाइल मारनी पड़ेगी एग्जामिनर के सामने कि मुझे पता है कुछ नहीं आता लेकिन स्टाइल तो मार सकते हो ना। तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और W को रिप्लेस कर दिया H से, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। लो ये इसकी प्रूविंग है, डिड्यूस द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये आपको कर देना है, 3 नंबर आपको हंसते खेलते खिलाते हुए मिल जाएंगे, ज्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत बढ़िया बात है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग खत्म, फैक्टर्स समझ में आ गए, हीटिंग में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ओके चलो अगला टॉपिक क्या है, जरा देखते हैं अगला टॉपिक क्या है भाई। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास, जस्ट 1 मिनट जरा माइंड मैप देख लेता हूं, कुछ छूट तो नहीं रहा है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जूल्स लॉ हीटिंग हो गया, रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज हो गया, इसके बाद हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर। चलो अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, और बस इसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म। हा चलो यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पक्की बात। चलो पावर क्या होता है बताएगा कोई, पावर का एक फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर हम बात करेंगे पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम टेकन। भाई पावर किसी भी अप्लायंसेस की क्या हो सकती है, पावर हो सकती है कि वो व्यक्ति जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ टाइम में, वही तो उसकी कैपेसिटी होगी, वही तो उसकी क्षमता होगी, वही उसकी पावर होगी। बस समझ में आई, ओके। एनर्जी कंज्यूम हम लोग लिख सकते हैं क्या, एनर्जी कंज्यूम लिख सकते हैं हम लोग E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभी पीछे पढ़ाया मैंने, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एच हीट, लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो पावर हमारे पास एक चीज आ गई, क्या ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर, क्या आ गया, आई स्क्वायर आर। टी देखो हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। कभी कभी होता है कि पावर पूछ लेता है कि इतनी हीट दी हुई है, करंट निकालो, तो पावर के फॉर्मूले देखो एलिमिनेशन से आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अब एक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन में I, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस फॉर्मूला। अगर मैंने ये प्लेस किया तो P इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, आई स्क्वायर इंटू में V अपॉन में I हो गया। I से I कैंसिल, पावर इज इक्वल टू VI, जो आप रटते हो ना वो एक्चुअल में रटना नहीं है, कंसेप्ट है, समझ लो, ठीक है। और ये अगर तैयार हो गया कि कहां से आ रहा है तो फिर आपको रटने का जो खेला है वो खत्म।
तो पावर का पहला फॉर्मूला सबसे पहला जो आप पढ़ते हैं अपने पहली क्लास में जब पावर पढ़ते हैं, P इक्वल टू वी आई पढ़ते हैं। कहां से आया मैंने भी आपको बताया, ठीक है। पावर का एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये कहां से आया ये भी देखो मैंने आपको बताया। एक्चुअल में जो यहां पर पावर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहां पर किसकी वैल्यू रख दूं, v की वैल्यू रख दूं, किसकी वैल्यू रख दूं, v की, v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो वो तो यही निकल के आ जाएगा। i की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन में r, ये तो होगी i की वैल्यू। चलो पुट कर दो इसमें, हमने इसमें पुट किया तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास v इंटू में v अपॉन में r, मतलब v स्क्वायर अपॉन में r। एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया पावर का इक्वल p, आ गया कि नहीं आ गया। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, और ये रटना नहीं है, कहां से आया मैंने आपको सिखाया, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आ गई, कहां से आ गया, समझ में आ गया, ओके। चलो एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो वॉट होता है, क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। जो इसका कॉमर्शियल, मतलब थोड़ा सा बड़ा यूनिट की बात है, कॉमर्शियल की बाद में बात करेंगे। पावर का जो थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोवाट, क्या होता है, किलोवाट। और पता है आपको, बिल्कुल पता होगा, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। ये तो गया वाट, किलोवाट की बात होती है। एक पावर होती है बीएचपी, क्या होती है, बीएचपी। देखो केस बेस्ड का टाइम चल रहा है, तो केस बेस्ड में कुछ भी पूछ सकता है। बोलेगा कि कुछ व्यक्ति कार में बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि मेरी कार में जो बीएचपी है वो 500 वाट की है, ठीक है। तो ये बीएचपी क्या होता है, बीएचपी का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। एचपी का मतलब क्या होता है, मेरा जो इंजन है वो इतने एचपी का है, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 1 एचपी इज इक्वल टू होता है 446 वॉट के। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज मैच, ओके, एक बार इसको मैच कर लीजिएगा, 746 होता है मेरे ख्याल से, 746 वॉट 1 एचपी इज इक्वल टू, ठीक है। और बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब जरा इनके बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन पहले इनको सेपरेटली हम लोग नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये बहुत क्या हो गया, खिचड़ी हो गया ना, एक साथ बहुत सारा लिख दिया मैंने। तो इनको पहले नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, आदमियों की तरीके, अभी तो ये राक्षसों के तरीके लिखा था ना हम लोगों ने। चलो चाय वाय पीते रहो, अगर नींद आ रही तो मुंह धुल लो, लेकिन देखना लास्ट तक है, क्योंकि इसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी टिल द एग्जाम। तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा P इज इक्वल टू, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि एनर्जी अगर मुझे निकालनी है, एनर्जी कंज्यूम, तो ये हो जाएगा मेरे लिए पावर इनटू में टाइम, ठीक है। पावर पता हो अप्लायंसेस का और कितने घंटे चलता है, तो मैं निकाल सकता हूं कि उस अप्लायंस ने कितना पावर कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, निकाल सकता हूं, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने दोस्तों, दूसरा पढ़ा पावर इज इक्वल टू वी आई, है ना। फिर तीसरा पढ़ा हम लोगों ने इसी श्रृंखला में या सीरीज में कह सकते हैं अपन, ओके, हमने पढ़ा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R। अगला क्या पढ़ा हम लोगों ने, अगला फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। इतना ही तो पढ़ा है, और कुछ पढ़ा है क्या, इतना ही पढ़ा है हमने, और इतना ही करना है अपने को, बस, ज्यादा थोड़ी है। 2-3 बार पढ़ोगे तैयार हो जाएगा। ऑलरेडी अगर आप फॉर्मूले का वीडियो में दे चुका हूं, अगर आपको पेपर के एक दिन पहले देखना हो तो फटाफट स्पीड निकाल के देख लीजिएगा, 20 मिनट का वीडियो है, पूरे चैप्टर का मैंने इसमें ओवरव्यू और माइंड मैप उसमें दिया है। ओके, तो पावर के बाद जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं कैसे इनका इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस चुटपुटिया से क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है 250 वॉट का एक गैजेट ए है जो 1 घंटे तक हम लोग रन करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है 1200 वॉट का एक गैजेट है बी जिसको हम लोग 10 मिनट तक रन करते हैं, ओके। अब ये बताओ कि इसमें गैजेट ए और बी, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा ऐसा गैजेट होगा जो हमारा ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, या एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन में टाइम, पावर इनटू में टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। देखना यह है कि एनर्जी कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ए या बी। तो ए वाले का पावर कितना है हमारे पास, ए वाले का पावर है 250 वॉट, और टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर ले रहा है। मतलब इसने कितना कंज्यूम किया, 250 वॉट
आर इतनी एनर्जी कंज्यूम करी, ठीक है, वॉट आर। इसके बाद जो बी के लिए, ये ए के लिए था, अब एनर्जी कंज्यूम इन बी अगर मैं बात करूं तो पावर इंटू में फिर टाइम, और पावर इसका कितना है 1200 वॉट, 1200 वॉट हो गया, इंटू में टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट, तो मिनट में नहीं हमें किस में चाहिए, वॉट आर में, यूनिट बताई थी ना मैंने, ओके। तो वॉट आर में अगर चाहिए तो इसको आर में चेंज करना पड़ेगा, इट मीन दैट 10/60, और 60 मतलब 1/6, तो जैसे ही आप 1/6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 200 वॉट आर आ जाएगा। अब बताओ अप्लायंस जो ए है या बी है, इनमें से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो अप्लायंस ए है जो 1 घंटे तक चल रहा है, ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन द कंपैरिजन ऑफ ये 1200 वाले अप्लायंस से। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? तो पावर का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको ये तैयार रखना है। चलो एक और कंसेप्ट पूछ लिया जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए 3 बल्ब है, कुछ भी पावर दे सकता है, 100 वॉट, 200 वॉट, 500 वॉट, 3, 4, 5, 6, 10, जितना भी बल्ब चाहे लगवा सकता है। बोलता है सेम नंबर ऑफ बल्ब सेम पावर के एक बार सीरीज में लगाए गए, एक बार किस में लगाए गए, पैरेलल में लगाए गए। तो ये बताइए ब्राइटनेस कौन से कनेक्शन में ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात हम सभी जानते हैं कि जो ब्राइटनेस होगी वो पैरेलल में ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर बल्ब के लिए पर्टिकुलर करंट पैरेलल में मिलेगा, जबकि सीरीज में करंट क्या रहता है, कॉमन रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ओके चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ब्राइटनेस जो सबसे ज्यादा होगी ना वो किस में होगी, पैरेलल में ब्राइटनेस ज्यादा होगी, राइट। और सीरीज में जो बल्ब होंगे वो क्या होंगे, डिम होंगे, सीरीज में क्या होंगे, डिम होंगे, ठीक, बहुत बढ़िया बात है। अब बात आती है कि अगर इन दोनों में से एक एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, सीरीज में एक बल्ब है फ्यूज हो गया, पैरेलल में एक बल्ब है फ्यूज हो गया, बताओ क्या होगा? सबको पता है कि सीरीज को डोमेस्टिक सर्किट की तरह यूज नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि सीरीज में अगर एक बल्ब कोई भी फ्यूज हुआ तो सारे के सारे बल्ब जलना बंद हो जाएंगे, ग्लो करना बंद कर देंगे, क्यों? क्योंकि उसमें नेट करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है, जितने भी हाउस होल्ड सर्किट है ना उनमें हम लोग उसमें सभी लोग देखते हैं पैरेलल में वायरिंग होती है, ठीक है। मतलब कि अगर एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, जल जाता है, कोई एक सॉकेट खराब है तो पूरे घर की लाइट नहीं ना बंद होती है, सभी जलता रहता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि पैरेलल में वो बाकी के रेस्ट ऑफ 2 बल्ब क्या होंगे, जलते रहेंगे, ठीक है, सेम ब्राइटनेस से जलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक और पूछ लिया जाता है कि अगर बताइए एक बल्ब लगा है 100 वॉट का और एक 1500 वॉट का मैंने एक हीटर लगा दिया, एक बल्ब लगाया और एक हीटर लगाया, ठीक है। अब ये बताओ कि बल्ब डिम हो जाता है अगर ये सीरीज में लगे हैं, तो क्यों? क्योंकि हीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो लो है इन द कंपैरिजन ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब। हीटर का जो रेजिस्टेंस लो है तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, ज्यादा से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तभी तो उसमें हीट ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। याद आया? ओके। तो जब ज्यादा से ज्यादा करंट हीटर ड्रॉ कर लेगा तो इसके लिए बहुत कम करंट बचेगा ना बल्ब के लिए, तो इसलिए बल्ब क्या करता है, डिम ग्लो करता है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक बल्ब लगाया फिर एक हीटर लगाया तो क्या सेम ब्राइटनेस से बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, रीजन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ लेता है, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कहता है एक हमारे पास गैजेट है जो कि 1500 वॉट का है और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन में ऐड है। फिर कहता है अगर एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज है तो इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करो। मैं जरा ये पोर्शन ना इसको इरेज कर देता हूं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्टली मैंने फॉर्मूले लिखे थे ताकि आपको देख देख के तैयार हो जाएं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन की जो कि 1500 वॉट। ओके सो द कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम निकालना है। एक बार गांठ बांध के तैयार कर लो, कॉस्ट मतलब एनर्जी कंज्यूम, और एनर्जी कंज्यूम होता है पावर इनटू में टाइम। कभी कभी पावर ये डायरेक्टली नहीं दी होती, हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो तो पावर फाइंड करना हो, या हमारे पास करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, पावर फाइंड करना हो। इस तरह से दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। तो पावर इनटू टाइम, तो पावर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एनर्जी कंज्यूम हो गया, पावर है 1500 वॉट, ठीक है। इनटू में टाइम कितना है, टाइम में लिख देता हूं 50 आवर्स। कितना लिख देता हूं यहां पर, टाइम है 50 आवर्स, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग है 50 आवर्स तो मैंने क्या कर दिया 50 आवर्स, ठीक है। वॉट आवर में निकल के आ गया, एनर्जी कंज्यूम आ गया हमारे पास कितना 75, कितना 1 2 3 इतना वॉट आवर। चलो जरा एक चीज और सीख लो, इसको कंटिन्यू करने से पहले आप इस कॉर्नर को देख लीजिए और इस कॉर्नर में थोड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज लेते चलिए मेरे साथ साथ। इंपॉर्टेंट चीज ये लेते चलना है आपने कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कमर्शियल यूनिट होती है ना, जैसे हमने एसआई यूनिट की बात की,
है ना, वॉट, ठीक है, सिंपल। कॉमर्शियल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास वॉट आर, क्या होती है, किलो वॉट आर, एक्चुअली में क्या होती है, किलो वॉट आर होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अगर मैं इसी एनर्जी को, भाई ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट हो गई, अगर जूल्स में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये होता है 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है, तो ये जूल में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं 5 किलोवाट मैंने यूज किया है, तो इसका मतलब कितने जूल्स यूज की मैंने इलेक्ट्रिसिटी, मैंने यूज की 5 इंटू में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द एनर्जी लिबरेटेड इन जूल्स, तो सबसे पहले उसको किलोवाट आवर में फाइंड करो। किलोवाट आवर में फाइंड करने के बाद 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो किलोवाट आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी अलग से उसमें कोई मंत्र नहीं फूंकना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बहुत बढ़िया बात है। आया कहां से, आपने पता है कि किलोवाट में कितने वॉट, 1000 वॉट, आर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, जूल्स में अगर ले जाना है तो 60 इंटू 60 तो 36 और 50 पॉइंट बढ़ाओगे तो 60, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज केडब्ल्यूएच, दिस इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट करंट बोलते हैं। बात समझ में आई नहीं, मैं बोलता हूं कि अगर मेरे यहां का जो बिल है, जो यूनिट आई है वो 60 यूनिट मैंने एक मंथ में यूटिलाइज की है, तो इसका मतलब पता क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 60 kWh किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की है। सेम चीज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ध्यान रहेगा, ये बहुत बढ़िया बात है। ओके, एचपी बीएचपी की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलो अब यहां से वापस से आ जाओ, वापस से आओ इसी क्वेश्चन में। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, वॉट आवर में आ गया। अब हमें चाहिए यूनिट में, तो यूनिट में किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो द एनर्जी इन किलोवाट इन KWH, तो वॉट आवर को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट ले जाना है, मतलब डिवाइड कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75123 और अपॉन में क्या हो जाएगा 123,000। भाई 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट ना, तो देखो यहां से कितना आ जाएगा 75 KWH आ गया या 75 यूनिट आ गया, ठीक है। तो कॉस्ट कितने था, 5 रुपए था एक यूनिट का कॉस्ट। आ यूनिट कॉस्ट या 1 यूनिट कॉस्ट ले सकता है या आ यूनिट कॉस्ट ले सकता है, तो भूल मत जाना। तो ये हो जाएगा टोटल बिल, टोटल जो बिल आएगा ना आपके घर का, तो वो आ जाएगा 75 इंटू 5। अब भगवान आप बोलो कि काश सर इतना ही आता है ना तो बड़ी मजा आती, तो वाकई में ऐसा है। दिल्ली विल्ली में तो 200 यूनिट तक बिल ही नहीं आता, खैर छोड़ो, तभी कर्जे में चल रहा है। खैर 75 इंटू में 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया, इतने रुपए आ गया, टोटल बिल आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक और छुटकू सा आपको एक लाइन दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 100 वॉट है, 220 वोल्ट है, तो अगर मैं इसी गैजेट को 100 वॉट वाले को 110 में अगर मैं रन कराता हूं तो कितना ये पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इससे सिंपल क्या हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलो रेजिस्टेंस ही निकालते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसके ऊपर वाली लाइंस क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। आई होप ये चीजें सब आपको समझ में आ गई होंगी, ये मैंने इरेज कर दी, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्या किया, पावर इज इक्वल टू क्या था, वी स्क्वायर अपॉन में आर। सो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 220 इंटू में 220 है ना, अपॉन में कितना, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर तो ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, आर इज इक्वल टू पावर कितना है 100। आप समझ में आ रहा होगा, डायरेक्टली कर रहे हैं अपन, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा 484 आएगा भाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 484 आया। ये क्या आया 484, ये आया रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आया, ठीक है। अब अगर 110 में भी कराओगे तब भी रेजिस्टेंस इतना ही होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस तो गैजेट का सेम होगा ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो गया 110 इंटू में 110 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी हो गई 484 है ना, या मैं लिख सकता हूं 22 इंटू में 22 ही लिख देता हूं। कोई दिक्कत की नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखो 11 2 जा 22, यहां 10 बचा, 11 2 जा 22, यहां पर 10 बचा, तो 10 100 है ना। P इज इक्वल टू 100 अपॉन में 4, ये पावर कितना आ गया 25 वॉट आ गया। कितना सिंपल है,
है सिंपल। मतलब कि जब 220 में रन कर रहा था तो 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा था, 110 में अगर करेगा तो कितना वाट, 25 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से आपके जो पावर के कंसेप्ट हैं वो भी आपको रिवाइज हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक सिंगल टर्म की। भाई अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, हीटिंग इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक हजार्ड भी होंगे, जैसे कि शॉर्ट सर्किट का होना, है ना, ओवरलोडिंग का होना, और कैसे बच सकते हैं समझ लीजिए जरा, हमारी बात कर लेते हैं इसकी। अगर देखिए शॉर्ट सर्किट की अभी प्रीवियस टाइम पे हम लोग बात करके आए हैं कि शॉर्ट सर्किट का मतलब कि अगर कोई लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाती है तो यही फिनोमेना, यही एक्टिविटी क्या कहलाती है, शॉर्ट सर्किट कहलाती है। अच्छा कैसे टच होती है भाई? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना ज्यादा, जितना हमें अलाउड है या कमरे में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा के गैजेट लगा करके हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा करंट एक्सट्रैक्ट किया। ज्यादा करंट आएगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, तो जो हमारे पास क्या होता है, इंसुलेशन होता है ना वायर्स का, वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने की वजह से न्यूट्रल और लाइव मैच हो गए, मिल गए। हालांकि बहुत कम होता है लेकिन फिर भी अगर हो गया तो जैसे ही मैच हो गए न्यूट्रल और लाइव वायर, तो मैच होने पर जो इसका रेजिस्टेंस हो गया वो बिल्कुल लो हो गया, ना के बराबर। और रेजिस्टेंस लो हो गया तो करंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया, ज्यादा से ज्यादा करंट आने लगा, और ज्यादा करंट तो ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर, हीट, और ज्यादा हीट तो इट में कॉज बर्निंग और फायर। आपने टीवीज में, मूवी में सुना है ना कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, कई बार न्यूज भी ऐसी आती है, तो एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। इसी का एक दूसरा भाई ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग दो तरह से होती है। एक तो अचानक से एक साथ सारे अप्लायंसेस चलाने पे, मान लो कमरे में 15 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो सकता है इजीली। अब आपने उसमें लगा दिया हीटर, कूलर, एसी, फ्रिज, पंखा, सब कुछ लगा दिया, ठीक है। तो अब जब 15 एम्पियर की कैपेसिटी है आराम से फ्लो होने की, अब उसी वायर में फ्लो हो रहा है 20-25 एम्पियर, तो भाई सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा से ज्यादा हीट होगी तो वापस से फायर का डर रहेगा। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, एक ही सॉकेट से मल्टीपल लगा के कई सारे गैजेट, हैवी लोडेड गैजेट अगर आप रन कराते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। आपने अगल बगल कभी चलते फिरते कभी एनालाइज किया होगा, कभी कभी कोई जो सॉकेट होता है ना वो ब्लैक हो गया होता है या जल गया होता है, वो इसी वजह से होता है, ओवरलोडिंग की वजह से। तो क्या इनका कोई तोड़ है, कैसे इनको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो अप्लायंसेस को बर्न होने से या हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग जैसे हैजार्ड, इलेक्ट्रिक हैजार्ड होने से क्या करता है, बचाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक बहुत ही थिन कॉपर और टिन प्लेटेड वायर लगाई जाती है। प्योर कॉपर इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है इन द कंपैरिजन ऑफ एलॉय, और टिन और कॉपर मैच कर गया, मिक्स हो गया तो एक एलॉय की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दूसरी बात, जो फ्यूज का वायर होता है बहुत थिन लगाया जाता है, पतला सा लगाया जा रहा है, ठीक है, और उसकी जो थिकनेस है अकॉर्डिंग टू द अलाउड करंट, जितना हमें फ्लो कराना है उसके हिसाब से उसकी थिकनेस बढ़ाते जाते हैं। क्यों? जितना पतला होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना मोटा होगा, थिक होगा, उतना ही कम रेजिस्टेंस। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना करंट के, बहुत बढ़िया बात है। क्या करता है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज कि करंट जितना अलाउड है उतना फ्लो हो रहा है, इजिली फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो वायर है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। और जैसे ही करंट ज्यादा आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया या हम लोग अपने घरों में ज्यादा करंट यूज करने लगे, यूटिलाइज करने लगे, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है ड्यू टू, और जैसे वायर मेल्ट हुआ तो कनेक्शन हो गया, ब्रेक, तो बाकी की चीजें अंदर ब्रेक होने से बच गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यह है इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम। चलो ठीक है, आई होप कि आपने इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट वीडियो कंप्लीट देखा है और आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इन दोनों महीनों में मैं एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ गुड गाइड और एक गुड टीचर की तरह आपके साथ रिस्पॉन्स कर रहा हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट, अपने आप के जो मार्क्स हैं वो बूस्ट कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।